तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, बड़े कामों के लिए वरिष्ठ प्रतिभाएं। मजबूत किलों को बिस्मार करने के लिए अष्टधातु की तोपों की गोलाबारी ही काम आती है। पहाड़ों को समतल बनाने के लिए डायनामाइट की सुरंगों का प्रयोग करना पड़ता है। रेल के डिब्बे पटरी से उतर जाने पर उन्हें उठाने के लिए बड़ी ताकत वाली क्रेन ही अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकती है। कठिन मोर्चे जीतने के लिए प्रवीण पारंगत दुस्साहसी सेनापति ही विजय वरण करते हैं। ऐसे बड़े कामों के लिए छुटपुट साधनों का उपयोग तो निरर्थक ही होता है। तलवार का वार सहने के लिए गेंडे की खाल वाली ढाल चाहिए। सैकड़ों टन भार लाद ले जाने वाले जलयान जो काम करते हैं वह छोटी डोंगियों से नहीं लिया जा सकता। भयंकर अग्निकांड से निपटने के लिए बड़े आकार वाले फायर ब्रिगेड चाहिए। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों को समतल बनाने के लिए बुलडोजरों से कम में काम नहीं चलता। दलदल में फंसे हाथी को उससे भी बड़े आकार वाला गजराज ही खींचकर किनारे पर लगाता है। नए नगरों और बड़े बांधों के नक्शे सूझबूझ वाले वरिष्ठ इंजीनियर ही बना देते हैं। बड़े कामों का दायित्व उठाने और उन्हें करने की जिम्मेदारी असाधारण क्षमता संपन्नों को ही सौंपी जाती है। यूं महत्व तो टट्टुओं और बकरों का भी है, पर उनकी पीठ पर हाथी वाली अंबारी नहीं रखी जा सकती। 100 खरगोश मिलकर भी एक चीते से दौड़ में आगे नहीं निकल सकते। बड़े कामों के लिए बड़ों की तलाश करनी पड़ती है। इन दिनों बड़ी उथल पुथल होने जा रही है। शताब्दियों से संचित सड़ान भरे कचरे को हटाया और ठिकाने लगाया जाना है। कटीली झाड़ियों वाले जंगल के स्थान पर सुरम्य उद्यान खड़े करना सहज काम नहीं है। धूल भरे लावे जैसे जलते रेगिस्तान को भी लोगों ने लहलहाती हरियाली से सुरम्य बनाया है, पर इसके लिए पैनी सूझबूझ का परिचय देने और विपुल साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। समुद्र को छलांगने और संजीवनी बूटी वाला पर्वत उखाड़ कर लाने का चमत्कार हनुमान ही प्रस्तुत कर सके थे। हर वानर ऐसा दुस्साहस कर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। असुरता का व्यापक साम्राज्य ध्वस्त करने और उसके स्थान पर सतयुगी राम राज्य का वातावरण बनाने के लिए बड़ों की बड़ी योजना और उपयुक्त साधन जुटाने की क्षमता ही उद्देश्य पूरा कर सकी थी। ऐसी आशा साधारण जन से नहीं की जा सकती। समुद्र सोखने की चुनौती अगस्त्य ही स्वीकार कर सके थे। इन दिनों औचित्य की बाढ़ को रोकने और दलदल को मधुबन बनाने जैसी समय की चुनौती सामने है। विनाश के तांडव को रोकना और विकास का उल्लास भरा संजाम जुटाना ऐसा ही है जैसे खाई को पाटना भर ही नहीं, वरन उस स्थान पर ऊंची मीनार खड़ी करने जैसा दोहरा पराक्रम। इस प्रभाव को पलटना ही नहीं, उल्टे को उलटकर सीधा करना भी कह सकते हैं। यो मनुष्य ही असंभव को संभव कर दिखाते रहे हैं, पर उसके लिए कटिबद्ध होना ही नहीं, अपने को क्षमता संपन्न सिद्ध करके दिखाना दोहरे पराक्रम का काम है। युग परिवर्तन की इस विषम वेला में ऐसा ही कुछ बन पड़ने की आवश्यकता है, जैसा कि अंधकार से भरी तमिश्रा का स्वर्णिम आभा वाले अरुणोदय के साथ जुड़ना। इति और अथ का समन्वित संधिकाल यदा कदा ही आता है। इसकी प्रतिभा युग युगांतरों तक करनी पड़ती है। इन दिनों ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। विभीषिकाओं का घटाटोप हर दिशा में गर्जन तर्जन करता देखा जा सकता है। जो चल रहा है उससे विपत्तियों का संकेत ही मिलता है। दुर्बुद्धि ने चरम सीमा तक पहुंचकर ऐसी संभावना प्रस्तुत कर दी है जिसे बुरे किस्म की दुर्गति ही कह सकते हैं। प्रवाह को और अधिक उत्तेजित कर देना सरल है, पर उसे उलटकर सृजन की दिशा में योजनाबद्ध रूप से नियोजित कर सकना ऐसा है जिसकी आशा विश्वकर्माओं से ही की जा सकती है। उन्हीं के लिए दशों दिशाओं में पुकार उठ रही है। उन्हीं की खोज निकालने या नए सिरे से ढालने के लिए समय मचल रहा है। बड़े काम आखिर बड़ों के बिना कर ही कौन सकेगा। प्रश्न क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों से निपटने का नहीं है और न समुदाय विशेष से निपटने का।
अभावों को दूर करने का भी नहीं है और न साधन जुटाने की अनिवार्यता जैसा। अति कठिन कार्य सामने यह है कि संसार भर के मानव समुदाय पर छाई हुई विचार विकृति का परिशोधन किस प्रकार किया जाए। यह कार्य लेखनी, वाणी एवं प्रचार माध्यमों से भी एक सीमा तक ही हो सकता है, सो भी बड़ी मंद गति है से, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि लोक चिंतन में गहराई तक घुसी हुई भ्रष्टता से कैसे निपटा जाए और उसके फलस्वरूप जो दुराचरण का सिलसिला चल पड़ा है उसके उद्गम को बंद कैसे किया जाए। धूर्तता इन दिनों इस कदर बढ़ी हुई है कि वह कानूनी दंड व्यवस्था से लेकर धर्मोपदेश स्तर की नीति मर्यादा को भी अंगूठा दिखाती है। सदाशयता का जोर शोर से समर्थन करने वाले ही जब नए नए मुखौटे बदलकर कृत्य कुकृत्य करने की दुर्भिसंधियां रचते रहे हैं तो उन्हें कौन किस प्रकार समझाए। जागते हुए को कोई क्या कहे, क्या सोते से जाग पड़ने की आवश्यकता समझाए। प्रचार माध्यम अब अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं क्योंकि उपदेष्टा की ही कथन के ठीक विपरीत आचरण करें तो उसे क्या कहकर किस प्रकार समझाया जाए, उसकी बात पर कोई क्यों और किस आधार पर कितना विश्वास करे। उपाय एक ही शेष रह जाता है कि ऐसी प्रतिभाएं नए सिरे से उभरें जो अपना निज का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सिद्ध करें कि सही मार्ग पर चलना न तो घाटे का सौदा है न असंभव और अव्यवहारिक। खरा उदाहरण प्रस्तुत करना ही एकमात्र ऐसा उपाय अभी भी शेष है जिसके आधार पर आदर्श अपनाने के लिए लोगों को सहमत एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। चोर, जुआरी, लावारिस, व्यभिचारी, नशेबाज, अनाचारी जब अपनी कथनी और करनी में एकता दिखाकर अनेकों को अपने साथ चलने के लिए सहमत कर सकें तो आदर्शों का अनुकरण करने के लिए तैयार करना भी कठिन नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि ऐसे ही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया करते थे। स्वयं को उच्च आदर्शों के अनुरूप स्वयं के आचरण बनाने ढालने के कष्ट साध्य क्रम को ही तपश्चर्या कहा जाता रहा। वशिष्ठ हो या विश्वामित्र, चरक हो या याज्ञवल्क्य, सभी ने समय के अनुरूप नई शोध की, उसे स्वयं पर घटित करके उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की और इसी आधार पर सारे समाज को लाभान्वित किया। बुद्ध इसी आधार पर अवतार कहलाए और गांधी इसी प्रक्रिया की कसौटी पर कसे जाकर राष्ट्रपिता का सम्मान पा सके। वर्तमान समय की समस्याएं भी युग प्रतिभाओं से इसी स्तर के समाधान चाहती हैं। प्रतिभाओं को दूसरे मोर्चे पर लड़ने का अभ्यास करना चाहिए। उनमें से एक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और दूसरा है सत्प्रवृत्ति संवर्धन। इन प्रयासों का शुभारंभ अपने निज के जीवन क्रम से करके उन्हें परिवार में प्रचलित किया जा सकता है। इसके बाद पड़ोसियों, स्वजन, संबंधियों, परिचित घनिष्ठों और उन सबको आलोक वितरण से लाभान्वित किया जा सकता है जो अपने प्रभाव परिचय क्षेत्र में आते हैं। अपने स्वभाव में अनेक ऐसी आदतें सम्मिलित हो सकती हैं जो अखरती तो नहीं पर लकड़ी में लगे घुन की तरह निरंतर खोखला करने में अनवरत रूप से लगी रहती हैं। इनसे निपटने के लिए मोर्चाबंदी यहीं से आरंभ करनी चाहिए। इससे बुरी किंतु सर्वाधिक प्रचलित कुटेव एक है, वह है आलस्य। चोरी अनेक तरह की है किंतु अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली है कामचोरी। इसमें प्रतीत भर ऐसा होता है कि हम आराम से रह रहे हैं, मजे के दिन काट रहे हैं, पर सच बात यह है कि इस कुटेव के कारण आदमी दिन दिन अनुपयोगी, अनगढ़, अयोग्य, अक्षम, अशक्त होता जाता है। प्रगति की समस्त संभावनाएं आलसी को दूर से ही नमस्कार करके उल्टे पैरों लौट जाती हैं। यह समझा जाना चाहिए कि पसीने की हर बूंद मोती होती है। जीवन की बहुमूल्य श्रृंखला क्षणों के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। समुन्नत वे रहे हैं जिन्होंने समय का मूल्य समझा और उसकी हर इकाई का श्रेष्ठतम एवं क्रमबद्ध व्यस्त उपयोग करने का तारतम्य बिठाया।
जो आलस्य प्रमाद में उसे गंवाते रहते हैं, धीमी गति और ढीले तारतम्य से उसे ज्यों-त्यों करके काटते रहते हैं, वे किसी प्रकार अपनी मौत के दिन पूरे भर कर पाते हैं। उन्हें और तो कुछ मिलता ही क्या था, प्रतिभा परिवर्धन के सहज लाभ तक से वे वंचित रह जाते हैं। यह दुर्घटना अपने या अपने किसी प्रिय पात्र के जीवन में घटने न पाए, इसका विशेष सतर्कता पूर्वक ध्यान रखें जाने की आवश्यकता है। लंबे समय के भारी और कठिन काम करने वालों को बीच बीच में थोड़ा सुस्ताने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, पर उसकी पूर्ति थोड़ी देर के लिए काम या मन बदलने भर से पूरी हो जाती है। हृदय जन्म के दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत धड़कता रहता है। इसी अवधि में वह कुछ क्षणों का विश्राम भी ले लेता है। हमारे भी काम और विश्राम के बीच इसी प्रकार का तालमेल बिठाया जाना चाहिए। अपने दायित्व की क्रमबद्ध व्यवस्था बना लेना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की दूरदर्शिता, विवेकशीलता और कार्यकुशलता उच्च स्तर की है। कारखानों, दफ्तरों में मैनेजरों की योग्यता पर उनका संचालन और विकास निर्भर रहता है। शासन में प्रांतों के संरक्षक गवर्नर माने जाते हैं। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारत के प्रधान व्यवस्थापक को गवर्नर जनरल कहते थे। वह पद उस सबसे ऊंचा माना जाता था। सुपरिटेंडेंट शब्द भी प्राय इसी अर्थ का बोधक है। महत्वपूर्ण सफलताएं जब भी जहां भी जिन्हें भी मिली हैं, उनमें व्यवस्था तंत्र की प्रमुख भूमिका रही है। सेनापतियों का कौशल उनकी रणनीति के आधार पर आंका जाता है। योजनाबद्ध उपक्रम बनाकर ही विशालकाय निर्माण कार्य बन पड़ते हैं। श्रम को, श्रमिकों को, साधनों को पर्याप्त मात्रा में जुटा लेने पर भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि जिस स्तर की जितनी सफलता अभिष्ट थी वह मिल ही जाएगी। यह संभावना इस बात पर टिकी रहती है कि आज के उपलब्ध साधनों का किस प्रकार श्रेष्ठतम उपयोग करते बन पड़ा। वह इस बात पर निर्भर रहता है कि हाथ के नीचे जो काम है उसके अनुकूल और प्रतिकूल पक्ष की हर हलचल और समस्या को कितनी गंभीरता और यथार्थता के साथ आंका गया। समय रहते उनसे निपटने का किस प्रकार जुगाड़ बैठाया गया। सफलता ऐसे ही तेजस्वियों का वर्ण करती है। श्रेयाधिकारी वे ही बनते हैं जो मात्र अपने जिम्मे के काम को बेगार की तरह भुगत लेते हैं। उन्हें श्रमिक भर कहा जा सकता है। व्यवस्थापक का श्रेय तो उन्हें मिल ही नहीं पाता। परिपूर्ण दिलचस्पी, एकाग्र मनोयोग, समुचित उत्साह और आगे बढ़ने का अदम्य साहस मिलकर ही ऐसी स्थिति विनिर्मित करते हैं जिसमें बड़े काम सध सकें। भले ही प्रयत्नकर्ता साधारण साधनों, साधारण योग्यताओं वाला ही क्यों न हो। ऐसे लोग परिस्थितियों की प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होते। उन्हें अनुकूल बनाने में अपनी समग्र क्षमता को दांव पर लगाते हैं। ऐसे ही लोग नेतृत्व कर सकने के अधिकारी होते हैं। यूं ऊंची कुर्सी पर बैठने और पदवी पाने के लिए तो नर व नर भी लालायित रहते हैं। निजी जीवन में प्रतिभा परिष्कार का शुभारंभ आलस्य और प्रमाद से निपटने को वरीयता देकर करना चाहिए। छोटे काम सहायकों से कराते हुए बड़े कठिन और वजनदार कार्यों का दायित्व अपने कंधों पर ओढ़ना चाहिए। हल्के काम तलाश करने और किसी प्रकार मौज मजे में समय काटने की आदत मनुष्य को आजीवन अनगढ़ ही बनाए रहती है। जो अपने हिस्से के काम के साथ साथ समूचे संबद्ध क्षेत्र के हर पक्ष के उतार चढ़ावों का ध्यान रखते हैं और संबद्ध व्यक्तियों को उसमें सुधार के आवश्यक परामर्श प्रस्ताव के रूप में नम्रता पूर्वक देते रहते हैं, वस्तुतः उन्हीं को सूत्र संचालक समझा जाता है। ऐसे लोग अहंकारी और आग्रही नहीं होते, आदेश भी नहीं देते। अपने प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिसमें अपने अहंकार की विशेषज्ञ होने की गंध न आती हो और दूसरों पर आक्षेप या दोषारोपण भी न लगता हो। सत परामर्श की ही नहीं, तिरस्कारपूर्ण आदेश की ही अवहेलना होती है, कारण कि इसमें दूसरों के स्वाभिमान को चोट जो लगती है।
कोलू का बैल भी अपने नियत काम में लगा रहता है। विशेषता उसकी है जो संबद्ध परिकर के हर पक्ष पर ध्यान रखता है, संभावनाओं की कल्पना करता है और शतरंज की गोटियों की तरह सतर्कता पूर्वक बाजी जीतने वाली चाल चलता रहता है। व्यवस्थापक ऐसे ही लोग बन पाते हैं और वे न केवल अपने काम की वरन समूचे संबद्ध का सुनियोजन कर सकने की क्षमता सिद्ध करते हुए अगले दिनों अधिक ऊंची श्रेणी का दायित्व सौंपे जाने का श्रेय उपलब्ध करते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र का धर्मात्मा ऐसे ही लोगों को कहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि दार्शनिक नैतिक सद्गुण तो प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही सफलतापूर्वक संचित किए जा सकते हैं। आरंभ तो निजी जीवन में उत्साह भरी व्यस्तता अपनाने से होता है। परिवार क्षेत्र में प्रतिभाशालियों द्वारा व्यवस्था संबंधी प्रगति प्रयोग करना सरल पड़ता है। परिवार के सदस्यों से निरंतर संपर्क रहता है, उनके साथ आत्मीयता भरा बंधन भी रहता है। इसीलिए अनुशासन पालने के लिए उन्हें अनुरोध एवं आग्रह के आधार पर अधिक अच्छी सुनियोजित किया जा सकता है। इसी अभ्यास को जब व्यवसाय या समाज क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें बड़े क्षेत्र की बड़ी सफलता का श्रेय भी अधिक मिलता है और व्यक्तित्व में प्रतिभा परिवर्धन का लाभ भी अनवरत रूप से मिलता चला जाता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, उत्कृष्टता के साथ जुड़ें, प्रतिभा के अनुदान पाएं। प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं टपकती, उसे पुरुषार्थ पूर्वक मनोबल के सहारे अर्जित करना पड़ता है। अब तक के प्रतिभाशालियों के प्रगति क्रम पर दृष्टिपात करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अपनाए गए काम में उल्लास भरी उमंगें उमड़ती रहीं, मानसिक एकाग्रता के साथ तन्मयता जुटाई गई, पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अवरोधों से जूझा गया तथा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलकर अपनी प्रखरता का परिचय दिया गया। सफलताएं इसी आधार पर मिलती हैं। सफलता मिलने पर हौसले बुलंद होते हैं, दूने उत्साह से काम करने को जी करता है। इस प्रयास में प्रतिभा विकसित होती है और परिपक्व भी बनती है। उत्कर्ष यही है, अभ्युदय का श्रेय इसी आधार पर आंका जाता है। 21वीं सदी प्रतिभावानों की क्रीड़ा स्थली होगी। उन्हीं के द्वारा वह कर दिखाया जाएगा जो असंभव नहीं तो कष्ट साध्य तो कहा ही जाता रहा है। हवा का रुख पीठ पीछे हो तो गति में अनायास ही तेजी आ जाती है। वर्षा के दिनों में बोया गया बीज सहज ही अंकुरित होता है और उस अंकुर को पौधे के रूप में लहलहाते देर नहीं लगती। वसंत में मादाएं गर्भधारण के कीर्तिमान बनाती हैं। किशोरावस्था बीतते बीतते जोड़ा बनाने की उमंग अनायास ही उभरने लगती है। वातावरण की अनुकूलता में उस प्रकार के प्रयास गति पकड़ते हैं और प्राय सफल भी होते हैं। दिव्यदर्शी अंतःस्फुरना के आधार पर यह अनुभव करते हैं कि समय के परिवर्तन की ठीक यही वेला है। नवयुग के अरुणोदय में अब अधिक विलंब नहीं है। जनमानस वर्तमान अवांछनीयताओं से खींच और ऊब उठा है। उसकी आकुलता आतुरता के साथ वह दिशा अपना रही है जिस पर चलने से घुटन से मुक्ति मिल सके और चैन की सांस लेने का अवसर मिल सके। साथ ही विश्व वातावरण ने भी अपना ऐसा निश्चय बनाया है कि अनौचित्य को उलटकर औचित्य को प्रतिष्ठित करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उथल पुथल के ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो बताते हैं कि नियति की अवधारणा सदाशयता की ज्ञान गंगा का अवतरण आज की आवश्यकता के अनुरूप इन्हीं दिनों बन पड़ना सुनिश्चित है। दुर्दांत रावण का अंत होना था तो 2 तपस्वी युवक ही उस विशाल परिकर को धाराशाही करने में समर्थ हो गए। दुर्धर्ष हिरण्यकश्यप हारा और प्रहलाद का सिक्का जम गया। समय आने पर किसी दिग्भ्रांत करने वाले झाड़ झंखारों के जंगल को दावानल बनकर नष्ट करने में एक चिंगारी भी पर्याप्त हो सकती है। प्रलय काल की चुनौती जैसी ताड़का को राम ने और पूतना को कृष्ण ने बचपन में ही तो धाराशाही कर दिया था। महाकाल का संकल्प
यदि युग परिवर्तन का तारतम्य इन्हीं दिनों बिठा लें तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निकट भविष्य की कुछ सुनिश्चित संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें हाथ डालने वाले सफल होकर ही रहेंगे। अर्जुन की तरह नियति द्वारा पहले से ही मारे गए विपक्षियों का हनन करके अनायास ही श्रेय और प्रेय का दोहरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी माहौल में उन्हें प्रतिभा परिवर्धन का वह लाभ भी मिल जाएगा जिसके आधार पर मूर्धन्य युग शिल्पियों में उनकी गणना हो सके। अगले दिनों प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों में से अधिकांश अपनी मौत मरेंगी। जिस प्रकार शीत ऋतु में मक्खी मच्छरों का प्रकृति परंपरा के अनुसार अंत हो जाता है, अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं, रूढ़ियां, अंध परंपराएं, दूरदर्शी विवेकशीलता का उषा काल प्रकट होते ही उल्लू चमगादड़ों की तरह अपने कोटरों में जा घुसेंगी। संग्रही और अपव्ययी जिस प्रकार आज अपना दर्प दिखाते हैं, उसके लिए तब कोई आधार शेष न रहेगा। संग्रही, आलसी और लालची तब भाग्यवान होने की दुहाई न दे सकेंगे। एक और भी बड़ी बात यह होगी कि चिरकाल से उपेक्षित नारी वर्ग न केवल अपनी गरिमा को उपलब्ध करेगा, वरन उसे नर का मार्गदर्शन, नेतृत्व करने का गौरव भी मिलेगा। पिसे हुए पिछड़े हुए ग्राम उभरेंगे और उन सभी सुविधाओं से संपन्न होंगे जिनके लिए उस क्षेत्र के निवासियों को आज शहरों की ओर भागना पड़ता है। समता और एकता के मार्ग में अड़े हुए अवरोध एक एक करके स्वयं हटेंगे और औचित्य के विकसित होने का मार्ग साफ करते जाएंगे। सम्मान वैभव को नहीं, उस वर्चस्व को मिलेगा जो आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने का साहस संजोता है। पाखंड का कुहासा पिछले दिनों कितनी ही सघन क्यों न रहा हो, अगले दिनों उसके और लंबे समय तक पैर जमाए रहने की कोई संभावना नहीं है। इन तथ्यों के प्रकटीकरण पर विश्वास करते हुए जो तदनुरूप अपनी गतिविधियों में परिवर्तन करेंगे, वह हर दृष्टि से नफे ही नफे में रहेंगे। आज का दृष्टिकोण जिसे घाटा बताता है, हास्यास्पद बताता है, कल वैसी स्थिति न रहेगी। लोग वास्तविकता को अनुभव करेंगे और समय रहते अपनी भ्रांतियों को बदल लेंगे। जीवंतों और जागृतों को इन दिनों युग चेतना अनुप्राणित किए बिना रह नहीं सकती। उन्हें ढर्रे का जीवन जीते रहने से ऊब उत्पन्न होगी और चेतना अंतराल में ऐसी हलचलों का समुद्र मंथन खड़ा करेगी, ऐसा कुछ करने के लिए बाधित करेगी जो समय को बदलने के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक है। सांप नियत समय पर केंचुली बदलता है। अब ठीक यही समय है कि प्राणवान प्रज्ञावान अपना केंचुल बदल डालें। अपनी समग्र क्षमता संजोकर दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करें जिससे भावी क्रियाकलापों में ऐसे तत्वों का समावेश हो जिन्हें अनुकरणीय, अभिनंदनीय माना जा सके। अंतराल में उत्कृष्ट उमंगें और क्रियाकलापों का आदतों का नए सिरों से ऐसा निर्धारण करें जो युग शिल्पियों के लिए प्रेरणाप्रद बन सके। आदर्शों को महत्व दें, यह न सोचें कि तथाकथित सगे संबंधी क्या परामर्श देते हैं। प्रहलाद, विभीषण, भरत, मीरा आदि को कुटुंबियों का नहीं, आदर्शों का अनुशासन अपनाना पड़ा था। उच्च स्तरीय साहस के प्रकटीकरण का यही केंद्र बिंदु है कि जीवन को श्रेय साधना से ओतप्रोत करके दिखाया जाए। यह प्रयोजन संयम और अनुशासन अपनाए जाने की अपेक्षा करता है। प्रचलन तो ढलान की ओर उड़कने का है। पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है। उत्कृष्टता की ऊंचाई तक उछलने के लिए शूरवीरों को जैसा साहस दिखाना पड़ता है, इस प्रदर्शन को अभी टाल दिया जाए तो संभव है ऐसा अवसर फिर जीवन में आए ही नहीं। मेघ मंडल जब घटाटोप बनकर उमड़ते गरजते हैं तो कृषि कर्मियों के मन आशा उत्साह से भरकर बल्लियों उछलने लगते हैं। इंद्र वज्र 100 बार झुककर उनकी सलामी देता है। अंधेरा आकाश प्रकाश से भर जाता है और मोर नाचते एवं पपीहे कूकते हैं। हरितिमा उनकी प्रतीक्षा में मखमली चादर ओढ़े मुस्कुराती पड़ी रहती है। यह मनुहार मेघों की ही क्यों होती है? खोजने पर पता चलता है
कि वे संचित जलराशि समेट अपने आप को अति विनम्र बनाकर उसे धरती पर बिखेर देते हैं। प्रतिभा परिवर्धन के उद्दंड उपाय तो अनेक हैं। उन्हें आतंकवाद, अनाचारी तक अपनाते और प्रेत पिशाचों की तरह अनेक को भयभीत कर देते हैं, किंतु स्थिरता और सराहना उन्हीं प्रतिभावानों के साथ जुड़ी रहती है जो शालीनता अपनाते और आदर्शों के प्रति अपने वैभव को उत्सर्ग करने में चूकते नहीं। ऐसे लोग शबरी, गिलहरी, केवट स्तर के ही क्यों न हों, अपने को अजर अमर बना लेते हैं और अनुकरण करने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। उनकी चुंबकीय विलक्षणता ने जाने क्या क्या कहां से बटोर लाती है और बीज को वृक्ष बनाकर खड़ा कर देती है। प्रतिभा परिष्कार का अजस्र लाभ उठाने के लिए इन दिनों स्वर्ण सुयोग आया है। युग संधि की वेला में जीवट वाले प्राणवानों की आवश्यकता अनुभव की गई है। अवांछनीयताओं से ऐसे ही पराक्रमी जूझते हैं और हनुमान अंगद जैसे अनगढ़ होते हुए भी लंका को धाराशाही बनाने के एवं रामराज्य का सतयुगी वातावरण बनाने के दोनों मोर्चों पर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देते हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ियां सदा नहीं आती। जो समय को पहचानते और बिना अवसर चूके अपने साहस का परिचय देते हैं, उन्हें प्रतिभा का धनी बनने में किसी अतिरिक्त अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम और साहस का मिलन ही वरिष्ठता तक पहुंचा देता है। पुण्य और परमार्थ का राजमार्ग ऐसा है जिसे अपनाने पर वरिष्ठता का लक्ष्य हर किसी को मिल सकता है। आत्म साधना और लोक साधना दोनों एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं। जहां एक को सही रीति से अपनाया जाएगा, वहां दूसरा उनके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाएगा। लक्ष्य और उपक्रम निर्धारित कर लेने के उपरांत वह निर्णय करना अति सरल पड़ता है कि कौन अपनी मन स्थिति और परिस्थिति के अनुसार संपर्क परिकर की आवश्यकताओं को देखते हुए किन क्रियाकलापों में हाथ डाले और प्रगति का एक एक चरण उठाते हुए अंततः बड़े से बड़े स्तर का क्या कर गुजरे। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि व्यक्ति अपने प्रभामंडल संपन्न क्षेत्र के साथ जुड़कर ही पूर्ण बनता है। अकेला चना तो कभी भी भाड़ फोड़ सकने में समर्थ नहीं होता। अपने जैसे विचारों के अनेक घनिष्ठों को साथ लेकर और सहयोग पूर्वक बड़े कदम उठाना ही यह रीति नीति है जिसके सहारे अपनी ओर साथियों की प्रतिभा को साथ साथ चार चांद लगते हैं। सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिभाओं का पुंज है। उसके साथ संबंध जोड़ने पर संकीर्ण स्वार्थपरता में तो कटौती करनी पड़ती है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि अग्नि के साथ संबंध जोड़ने वाला ईंधन का ढेर ज्योतिर्मय ज्वालमाल की तरह दमकने लगता है। उत्कृष्टता के साथ जुड़ने वालों में से किसी को भी यह नहीं कहना पड़ता कि उसे प्रतिभा परिकर के भांडागार में से किसी प्रकार की कुछ कम उपलब्धि हस्तगत हुई। दिशा निर्धारित कर लेने पर मार्गदर्शक तो पग पग पर मिल जाते हैं। कोई न भी मिले तो अपनी ही अंतरात्मा उस आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। प्रतिभा का धनी न कभी हारता है और न अभावग्रस्त रहने की शिकायत करता है। उसे किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उन्हें अमुक ने सहयोग नहीं दिया या प्रगति पथ को रोके रहने वाला अवरोध अटकाया। प्रतिभा ही तो शालीनता और प्रगतिशीलता की आधारशिला है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।